हमने इतनी सारी वॉर मूवीज देखी हैं और उसमें कभी हमने ट्रैकर देखा है, कभी हमने रडार देखा है, कभी हमने सैटेलाइट देखा है। कभी सोचा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो कौन बनाता है? हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक और धमाकेदार बिजनेस एनालिसिस लेकर के आ गया हूं और कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न और इस कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है। हम इस कंपनी के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं, अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल, फाउंडर एंड इन्वेस्टर्स, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, आईपीओ डिटेल, रिस्क फैक्टर एंड एक्स फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड लास्ट में बताने वाला हूं कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, विथ रीजंस। डेटा पैटर्न नाम सुनते ही ऐसा लगता है ये कोई एनालिटिक्स डेटा वाली कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं है। ये एक डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। अब ये क्या चिड़िया है? आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, कभी स्पेस लॉन्च हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना जहां पे वो सारे साइंटिस्ट बैठ के देखते रहते हैं कंप्यूटर्स पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको कोई कंपनी तो बनाती होगी, तो उसमें से काफी कुछ पार्ट जो है ये डेटा पैटर्न बनाती है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1985 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से 35 प्लस ईयर्स हो गए हैं और इसका जो बेस है वो चेन्नई में है। ज्यादातर इनके जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए ही होते हैं, स्पेसिफिकली डिफेंस सिस्टम के लिए। ये हम आ गए हैं डेटा पैटर्न की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इनका एक सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आप इन डिवाइसेस को देख करके थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के डिवाइस ये बनाते हैं। मॉनिटरिंग रिसीवर, सर्च रिसीवर, आप इनके रडार एंड रडार सब सिस्टम्स के प्रोडक्ट भी देख सकते हो, चाहे ये प्राइमरी सर्विलेंस रडार हो या फिर इस तरह की गाड़ियां अगर आपने कहीं देखी हो। ये जो है ये मुंबई में इंस्टॉल्ड है वेदर रडार। एक और सेगमेंट हम देख लेते हैं, कॉकपिट एंड रग्ड डिस्प्ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में वो जो डिस्प्ले लगे होते हैं ना, वो भी ये कंपनी बनाती है। अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा कि जो वॉर सिस्टम में, जो डिफेंस सिस्टम में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगती हैं, उस तरह की काफी चीजें ये बनाती है। अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है? आप यहां पे देख सकते हो कि वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो किसको किसको सप्लाई करती है। मेनली गवर्नमेंट को, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी DRDO, उसके अलावा पब्लिक लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एंड देन प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप देख सकते हो ब्रह्मोस एयरस्पेस को भी ये अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड कुछ पार्ट एक्सपोर्ट भी करती हैं। इससे आपको एटलीस्ट थोड़ा तो बिजनेस का आइडिया आ गया होगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करना जो कि मेनली डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, नॉट पब्लिकली। अगर आप की पर्सन्स में देखोगे तो मिस्टर श्रीनिवास गोपालन रंगराजन, ये इसके की पर्सन है, डायरेक्टर भी हैं ये इस कंपनी के। उनके पास बैचलर डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AC कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। क्वालिफिकेशन तो इनका बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा आप बाकी की मेंबर्स के बारे में भी इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो, चाहे वो रेखा मूर्ति रंगराजन हो, चाहे वो और लोग हों। जैसा कि हमने पिछले कई सारे आईपीओज में देखा हुआ है, सबसे पहला फोकस होता है कंट्री की जीडीपी पे, कि क्या कंट्री ग्रो कर रही है। वो चीज मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2021 तक आते आते हम ऑलरेडी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुके हैं और ये एस्टिमेशन है 2026 तक हम 4.5 मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम पहुंचने के लिए अब तैयार है। अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, दैट मीन्स अब हम और भी एक्सपेंस कर सकते हैं अपने डिफेंस सिस्टम पे, अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। और ये चीज आप डिफेंस बजट से भी चेक कर सकते हो। अगर आप देखोगे 2017 में हमारा जो डिफेंस बजट था वो लगभग $46 बिलियन था और अब वो बढ़ के 2021-22 तक अब लगभग $63 बिलियन आ चुका है। मतलब हमारा जो डिफेंस बजट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एंड उसका रीजन क्या है? अगर आप इस तरफ देखोगे तो चाइना साइड से काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरफ से अगर आप देखोगे तो श्रीलंका, इस तरफ से पाकिस्तान एंड यहां से अफगानिस्तान। हमारी काफी सारी टेरिटरी जो है वो पड़ोसियों से लगी हुई है, जिसकी वजह से हमें अपने डिफेंस सिस्टम को जरूर मजबूत करके रखना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार ये सुना होगा, कभी चीन प्रॉब्लम दे रहा है, कभी पाकिस्तान प्रॉब्लम दे रहा है, कभी चीन श्रीलंका में जाके कुछ नए पोर्ट बना रहा है। तो भारत को अगर मजबूत कंडीशन में रहना है तो उसको अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए खर्चे करने पड़ेंगे। और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर आप डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को देखोगे, 2017 से 2020 तक ये मार्केट बहुत स्लो ग्रो हो रहा था, बट आगे हमारा ये एस्टिमेशन है कि चूंकि जिस हिसाब से हमारी जो टेरिटरी है, जो आसपास के पड़ोसी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिफेंस बजट को बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो और तेजी से ग्रो करने वाला है। एंड इसका सबसे मेन रीजन है ऑटोमेटेड सिस्टम्स। पहले ज्यादातर चीजें
ह्यूमंस पे डिपेंडेंट थी, अब हम ज्यादातर मशीनें डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो चाहे वो अदर चीजें हो, सब में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगने वाला है, सब में इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगने वाले, सब में इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर लगने वाले, सब में इलेक्ट्रॉनिक रडार्स लगने वाले। सो उस तरीके से इस कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सो प्रोडक्ट्स को एक बार फिर से डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इनके प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए इन्होंने कुछ बनाया हो, चाहे वो लॉन्च पैड इन्होंने बनाया हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो एरोस्पेस में यूज हो रही है प्लस डिफेंस में यूज हो रही है। सो इससे इनकी स्ट्रांगनेस का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इनके मेन कॉम्पिटिटर्स में आता है एमटार टेक्नोलॉजीज जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, एंड देन एस्ट्रा माइक्रोवेव, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा पारस डिफेंस, एचएल, ये सब भी अलग अलग प्लेयर्स हैं जो कि इनके क्लोजली कॉम्पिटिटर्स हैं। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डेटा पैटर्न कौन कौन से सेगमेंट में है वर्सेस इनके कॉम्पिटिटर। सो अगर आप देखोगे डेटा पैटर्न जो है वो रडार्स में है, सर्विलेंस सिस्टम में है, रडार मल्टी मिशंस में है। रडार में इनका मेन सेगमेंट है, वो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। इसके अलावा ग्राउंड स्टेशन, फायर कंट्रोल एंड टेस्टिंग में भी इनका प्रेजेंस है। जबकि जो दूसरी डिफेंस कंपनियां हैं उनका जो सेगमेंट है वो काफी डिफाइंड है, काफी सेगमेंट्स में वो अवेलेबल नहीं भी है, जैसे पारस डिफेंस। तो आप ये 3 साल के डेटा पे फोकस करो, ठीक है, 2019, 2020, 2021 एसेट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। सो एसेट में आप देख सकते हो क्लियर कट इंक्रीमेंट है, ठीक है, एंड रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है रेवेन्यू। एंड प्रॉफिट में अगर हम देखें 2019 में इनका जो प्रॉफिट था वो 7 करोड़ का था, 2020 में 21 करोड़ का हो गया, एंड 2021 तक आते हैं इनका प्रॉफिट 55 करोड़ का हो गया, और अभी तक सितंबर में हाफ ईयरली ऑलरेडी इनका 23 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि 2019 से 2021 के बीच में कितना बड़ा जंप है इनके प्रॉफिट में। इसीलिए आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ की बहुत डिमांड है, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे पारस डिफेंस का आईपीओ लिस्ट हुआ था 3 गुना पे, वैसे ही इसका भी आईपीओ हो सकता है, अच्छे लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हो। सो इसका जो आईपीओ डेट है वो 14 दिसंबर का है, जो क्लोजिंग है वो 16 दिसंबर को हो जाएगी, और रिफंड जो है अगर आपको नहीं मिला तो 22 दिसंबर को रिफंड मिल जाएगा, और आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो 24 दिसंबर को हो जाएगी। ये 2 के फेस वैल्यू के साथ आ रहा है। आईपीओ का जो प्राइस रेंज होगा वो 555 से लेकर के 585 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करो। इशू साइज लगभग 600 करोड़ का है, उसमें से 240 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी के पास जाएगा। ऑफर फॉर सेल जो है विच इज 350 करोड़ का है, मतलब प्रमोटर्स के पास। सो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 45 to 50 के पी पे लिस्ट होने वाला है, विच इज आई वुड से फेयर है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है कि इनकी ज्यादातर ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। गवर्नमेंट जितना ज्यादा पुश करेगी इन सब चीजों को, जितना ज्यादा स्पेंड करेगी डिफेंस सिस्टम पे, उतना ज्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा। प्लस प्रिसीजन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, आप जरा भी गलती नहीं कर सकते। अगर आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट स्पेस में यूज हो रहा है, डिफेंस में यूज हो रहा है, तो क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो इनका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वही इनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी है। ये गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफिक डिफेंस के लिए काम करते हैं, उनके लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कोई नया प्लेयर एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। ये इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है कि गवर्नमेंट जब तक डिफेंस सिस्टम पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करती रहेगी तब तक इस कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। एंड थर्ड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर, जो अगले 2 साल की इनकी ऑर्डर बुक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्लियर कट इनके फ्यूचर के आने वाले प्रॉफिट्स को दिखाती है। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखोगे एक्सिस कैपिटल सेज न्यूट्रल, कैपिटल मार्केट सेज मे अप्लाई, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सेज अप्लाई, इन्वेस्टमेंट्स अप्लाई, मारवाड़ी शेयर्स मे अप्लाई, निर्मल बंग अप्लाई, यस सिक्योरिटी सेज अप्लाई। ये हम आ गए हैं मिंट की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 610 रुपए का चल रहा है, मतलब 585 रुपए का एक शेयर है, और 610 का प्रीमियम मतलब मोर देन डबल। ये जिसको भी आईपीओ लगेगा ये लॉटरी की तरह है। क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ? आंसर है यस। जहां पे भी मोर देन 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है तो व्हाई नॉट, आपको भी अप्लाई करना चाहिए फॉर श्योर। क्या मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करने वाला हूँ? पहले तो लगना चाहिए यार, अगर लग गया तो मैं डेफिनेटली कुछ शेयर तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। कुछ हो सकता है मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, एंड बाद में जब ये सेटल डाउन हो तो मे बी मैं और क्वांटिटी
ऐड कर लो। सो आप भी मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप अप्लाई करने वाले हो इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। मैं लोकेश तिवारी इस तरह के वीडियो आप तक जरूर लेकर के आता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।